नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच धोखेबाजी पर संग्राम छिड़ गया है। ओपी राजभर ने बीजेपी के मंच से अखिलेश को अब खुली चुनौती दी है और दावा किया है कि जब तक वो अखिलेश यादव से चुनावी मैदान में बदला नहीं ले लेते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर कैसे राजभर और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने आ गए हैं। जब राहें जुदा हुई तो रुतबा बदल गया। जब चुनौती दी तो आग बबूला हो गए। ये रंग भले ही चुनावी हो लेकिन रुसवाई सियासी है। जो राजभर पहले समाजवादी पार्टी में रहकर बीजेपी को भला बुरा कहा करते थे, वो राजभर जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो अब अखिलेश को आग दिखा रहे हैं। मौका घोसी में दम दिखाने का था और इसे गवाए बिना ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को चुनौती दे दी। हम तैयार रहेगा, हम लोग तो हमेशा तैयार रहेगा। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो दुआ। ये समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दी। राजभर ने अखिलेश से कह दिया, अब तैयारी विपक्ष में रहने की करो, क्योंकि 20 साल तक सीएम की कुर्सी खाली नहीं होने वाली। ओम प्रकाश राजभर ने इतना तक कह दिया, अगर धोखेबाजी का बदला सूद समेत नहीं लौटाया तो माँ बाप की औलाद नहीं। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुम कि घबरा मत तू लोग। जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई ना पहुँचा देवी तो पर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा। राजभर इस बार बीजेपी के मंच से अखिलेश को ललकार रहे थे और घोसी उपचुनाव में बदला लेने की रणनीति समझा रहे थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी को इस चुनौती की खबर लगी तो जवाब भी सामने आ गया। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से दल बदल करने के बाद इधर से उधर समाज को धोखा दिया, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते थे बीजेपी के लिए, हम लोगों ने तो कभी इस भाषा का न प्रयोग किया न आगे कर सकते। चाहे जितना विरोध हो, राजनीतिक विरोध है, लेकिन भाषा में शालीनता होनी चाहिए किसी व्यक्ति के। दरअसल बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की है, जिसके लिए अब गठबंधन साथियों का भी साथ मिलने लगा है और इसी को भुनाने के लिए अब ओपी राजभर और संजय निषाद मैदान में दम दिखा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा। अखिलेश यादव जी की फितरत है कि जो उनके करीब होगा, नजदीक होगा, उसको वो धोखा देंगे। जिस पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, उन्हीं पिता से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया था। जिस चाचा ने उनको राजनीति में इतना आगे बढ़ाया, उस चाचा को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, बाद में उनको शामिल कर लिया। ओम प्रकाश राजभर जी को भी गठबंधन का अलायंस पार्टनर बना करके 2022 का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको भी धोखा दिया। एक बीमार व्यक्ति जो हताश है, निराश है, परेशान है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है। आज ओम प्रकाश राजभर जी की स्थिति पेंडुलम के जैसी हो गई है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी पिता पुत्र मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों में हताशा है, निराशा है। समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है। अखिलेश यादव को राजभर खुली चुनौती दे रहे हैं, तो इसके पीछे के मायने भी समझिए। यूपी में राजभर समाज करीब 4% है। पूर्वांचल में राजभर वोटर करीब 18% है। कई सीटों पर राजभर मतदाता निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि राजभर ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और उन सीटों पर भी हुंकार भरी जा रही है जहां पहले साथ साथ चुनाव लड़ने के कस्में वादे हो रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर सूद समेत अखिलेश यादव को सैफई वापस नहीं पहुंचाया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में प्रचार के दौरान मऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। दरअसल गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, लालगंज के साथ संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी और चंदौली में राजभर की अच्छी पकड़ है।
ऐसे में इन सीटों पर 24 के रण में अखिलेश को राजभर का सामना करना कठिन साबित होगा, क्योंकि चुनावी दोस्त अब सियासी दुश्मन बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हिंदू और इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजाद ने कहा कि हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में भी इस्लाम धर्म महज 1500 साल पहले आया, जबकि हिंदू धर्म बहुत पुराना है। आजाद ने यहां तक कहा कि 600 साल पहले कश्मीर में मुस्लिम नहीं थे, ये पूरी तरह हिंदू बहुल इलाका था। अब इसी को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कोई इस बयान के समर्थन में है तो कोई विरोध में। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। 24 के चुनाव में अब हिंदू मुस्लिम का तड़का लग चुका है और इसका छौका किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने लगाया है। आजाद ने दावा किया है कि जो भी आज मुस्लिम है वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत में इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था, जबकि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। 10-20 मुसलमान होंगे जो मुगल सेना के सैनिक होंगे और भारत आए होंगी, यानी पूरा भारत हिंदू है और इसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। अब गुलाम नबी आजाद का बयान 24 के संग्राम में आग की तरह फैल चुका है। कुछ समर्थन में है तो कुछ विरोध में। यह है कि यहाँ पहले हिंदुस्तान में सब हिंदू थे और ये कन्वर्ट हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे कुछ लोग इस पर एतराज करें, मगर ये इतिहास के पन्नों में ये तमाम वाकयात, पूरी तारीख दर्ज है। कितनी मूर्खता और बेवकूफी वाला बयान है। मैं उनको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे पहला इंसान, जिसको हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो सबसे पहला नबी था, सबसे पहला मैसेंजर ऑफ गॉड था, जो हिंदुस्तान में आया, शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कहा, इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया। हिंदू धर्म तो इस्लाम से भी बहुत पुराना है। भारत में बाहर से आए होंगे 10-20 मुसलमान, बाकी तो सब मुसलमान हिंदू से ही कन्वर्ट हुए। कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडित ही तो थे, वही कश्मीरी पंडित मुसलमान बन गए। यानी गुलाम नबी आजाद ने पक्ष और विपक्ष को वो मुद्दा दे दिया जिस पर घमासान छिड़ना तय है, क्योंकि 24 के रण में जहां ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर दो धड़े आपस में बढ़ चुके हैं, ऐसे में हिंदू का मुस्लिम में कन्वर्ट होने वाला बयान तूफान लाने वाला है, क्योंकि समर्थन और विरोध की आवाज उठने लगी है। ये मुझे पूरा जानकारी नहीं है इतिहास की, लेकिन एक चीज पक्की है कि जम्मू कश्मीर में 60% के करीब मुस्लिम है, 40% के करीब दोनों स्टेटों में, तो कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है, यूटी कैडर है, तो उनमें उस 60% जो मुस्लिम है उसमें 29.4% गुजर मुसलमान हैं। खैर, गुलाम नबी के बयान के जो भी मायने हो, लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने पक्ष के साथ ही विपक्ष को बना बनाया मुद्दा सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी 14 हारी हुई सीटों को जीतने के लिए रणनीति बना रही है। 18 अगस्त को बीजेपी की लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सुनील बंसल मौजूद होंगे।
और घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कड़ी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच है। एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद एसपी प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया है और साथ ही कहा है कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। हर क्षेत्र का मुद्दा होता है विकास, विकास का मुद्दा रहेगा। दारा सिंह चौहान है आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से, और वो हमारे मित्र हैं, उनका नाम मत लीजिए। वो 7-8 पार्टी में रह चुके हैं और 3 बरस में उन्होंने एक कल भी नहीं गड़वाया है पानी पीने के लिए गरीबों को। तो मुद्दा क्या है? आप जानते हैं 100 बेड का अस्पताल जहाँ किसने बनवाया? मैंने बनवाया, हर चीज मैंने बनवाया है। तो फिर जो बनवाया है, जो काम किया, वो जीतेगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसटीएफ शामली से संदिग्ध आतंकी कलीम को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के इशारे पर यूपी में दंगे कराने की साजिश रच रहा था कलीम और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत लौटा है कलीम। कलीम के पास से 2 मोबाइल, आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट, फोटो, उर्दू भाषा में लिखे कागजात बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में आईएसआई ऑपरेटिव आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ शेख खालिद के संपर्क में आया था कलीम। आईएसआई हैंडलर से संपर्क के लिए कलीम ने फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लिया था और इसी सिम कार्ड के जरिए जिहादी गतिविधियां बढ़ा रहा था कलीम। राजस्थान के अनूपगढ़ से सेना की तस्वीरें हैंडलर को भेजी गई। राफेल विमान की फोटोग्राफ से जुड़ी अखबार की कटिंग भी पाकिस्तान भेजी गई। आईएसआई के इशारे पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में जुटा था कलीम। दंगे कराने के लिए कलीम को हथियार देने का वादा आईएसआई ने किया था। ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, किस तरह पहुंची है एसटीएफ कलीम तक और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए, एसटीएफ लगातार ऐसे जो अवांछनीय असामाजिक देश विरोधी तत्व है उन पर लगातार निगरानी रखता है। ऐसे ही एक इनपुट मिल रहा था। शामली का रहने वाला कलीम कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से लौटा है, जिसको एटीएस अपने सर्विलांस से लिए हुए थे और कुछ इंटरसेप्शन हुए थे। उससे ये जानकारी मिली कि वो पाकिस्तान में आईएसआई के एक हैंडलर से संपर्क में है और लगातार कुछ आपत्तिजनक संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने कस्टडी में लिया है कलीम को। उससे पूछताछ हुई और उसके मोबाइल से जो जानकारी मिली वो काफी चौंकाने वाली है। वो आईएसआई के एक हैंडलर से लगातार संपर्क में था। राजस्थान के अनूपगढ़ में कुछ सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजी गई है। एक राफेल विमान की भी एक तस्वीर उसके मोबाइल से भेजी गई है और कुछ आपत्तिजनक साहित्य जो उर्दू में लिखा हुआ वो उसके पास से बरामद हुआ है। वो आईएसआई के हैंडलर से लगातार संपर्क में था। ये बात भी चल रही थी कि प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब कराने की तैयारी कर रहा था, यहाँ पर दंगे कराने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए आईएसआई ने उसको असलहे, हथियार, गोला बारूद देने का वादा भी किया था। लेकिन बहुत ही टाइमली एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी कर दी है। इसको जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कस्टडी रिमांड में लेकर के एसटीएफ इस पूरे गिरोह से और जुड़े हुए लोगों का खुलासा करेगी, उनकी गिरफ्तारी करेगी। बिल्कुल, उससे अब पूछताछ की जाएगी और उसके साथ कौन से लोग हैं जो इस गिरोह में काम कर रहे थे उनका भी पर्दाफाश करेगी अब एसटीएफ। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है ऋषभ मणि ये पाकिस्तान से लौटा था। वहां किन लोगों से इसने मुलाकात की थी? क्या सीधे तौर पर ये आईएसआई से जुड़ा था या किसी आतंकवादी गुट के भी संपर्क में था? इस पर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, आईएसआई की ये मोडस ऑपरेंडी होती है क्योंकि भारत से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है और जो पाकिस्तान जाते हैं उनसे आईएसआई अलग अलग नामों से, छद्म भेद से उनसे संपर्क करती है, उनको टटोलती है और जो जिहादी विचारधारा है, जो इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाने की उनकी विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसका भी ब्रेन वॉश किया गया था, इसको भी तैयार किया गया था कि उसी जिहादी मानसिकता को ये भारत में फैलाए और उसी मानसिकता के लोगों को तैयार करे। बाद में असलहे, गोला बारूद आईएसआई प्रोवाइड कराएगी और उत्तर प्रदेश में और देश में दंगे कराए जाएं ताकि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा सके। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 12 लाख आंकी गई है। बाबा केदार के धाम में भक्तों की रिकॉर्ड संख्या पहुंची है। विपरीत मौसम में भी भक्तों का हौसला नहीं डिगा है और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं।
और आपको बता दें कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल 15 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे और अब कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। खराब मौसम, विपरीत परिस्थितियां, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु रुक नहीं रहे। अब तक 12 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके केदारनाथ।